हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 28 जनवरी और आज के जो चर्चित करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय नेहा पर। आज का थॉट है, धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। देखिए, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको हर चीज कठिन ही लगेगा। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब आपके अपने सोच और अपने विचार पर ही निर्भर करता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 28 से 31 जनवरी के बीच एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन बेगमबेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, तो इसका आयोजन 2008 से इसको शुरू किया गया था। इस तरह का कोई इवेंट 2008 से शुरू, और इस बार इसका आयोजन कब होगा, तो 28 से 31 के बीच में, जनवरी के बीच इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन करवाता कौन है, तो इसका आयोजन करवाता है सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और इसके मंत्री कौन है, तो वो है राम मोहन नायडू इसके मंत्री हैं। और एक और मंत्रालय है इसके साथ, यानी कि एक और विभाग जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इसके साथ मिलके इसका आयोजन करवाता है। ये कब बना था, तो ये 1995 में बना था। और ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम जो 2026 की थीम है वो है भारतीय विमानन भविष्य का निर्माण, इन डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक, ये इसका थीम है इस बार 2026 का। देखिए, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती है और के.एम. करियप्पा का भी जयंती यानी कि जन्म दिवस होता है। तो लाला लाजपत राय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब के मोगा जिले में धुड़के गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 28 जनवरी 1865 को। ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और लेखक और राजनेता भी रहे हैं। विचारधारा इनकी जो थी वो थी स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से ये काफी प्रभावित थे। कांग्रेस के माध्यम से ये स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाया था इन्होंने, जैसे कि नमक सत्याग्रह, इन सब में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा कुछ स्थापना भी किया गया, जो जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का इन्होंने स्थापना किया, लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की गई इनके द्वारा। आईएनसी को इन्होंने अध्यक्षता किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे। 1920 के कोलकाता
विशेष सत्र में ये अध्यक्ष भी रहे थे और इसमें ही असहयोग आंदोलन जो है वो पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। और इनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए 1897 में ये हिंदू राहत आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा किया गया। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया। इन्होंने प्रमुख साहित्य कृतियां जो इन्होंने कुछ किताबें लिखी उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा भी लिखा गया था, लेकिन सबसे पहले लाला लाजपत राय ने ही इसको लिखा था। तो एग्जाम्स में तो ज्यादातर महात्मा गांधी को ही करेक्ट माना जाता है क्योंकि आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन कभी ऐसा बाय चांस पूछ ले तो आप जान लीजिए कि इन्होंने यंग इंडिया नाम की एक कृति मतलब पुस्तक लिखी थी। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, ये 3 पुस्तकें इनकी काफी पूछी जा सकती हैं। इनका निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। लाहौर के साइमन कमीशन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पर एक जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने इनके सर पे लाठी से वार कर दिया, उसकी वजह से इनको चोट लगी और 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका प्रसिद्ध नाम है, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और शेरे पंजाब भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता भी ये रह चुके हैं। जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं बाल लाल पाल, तो ये इसमें शामिल थे। गरम दल के जो नेता थे उनमें इनका प्रमुख नाम है। 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसकी अध्यक्ष, ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो हमने आज इनके बारे में पूरी डिटेल से देख लिया है, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन के बीच अमेरिकी मध्यस्थता में शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला आ रहा है, ये इसका कम से कम 3 से 4 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कंटिन्यू ये दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला करते ही रहते हैं। यूक्रेन तो पूरा ही तबाह हो चुका है, वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो बर्बाद हो चुका है, फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के लिए शांति का अभी वार्ता किया गया है और इसका नाम क्या है? शांति वार्ता का नाम क्या है? तो ये है मास्को कीव कॉन्फ्लिक्ट इसका नाम है, जो अभी किया गया है और अमेरिका ने इसकी मध्यस्थता की है, लेकिन इसका अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है और ये वापस चले गए। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम वापस इसमें मिलेंगे ताकि हम लोग अलग से और एक वार्ता करें। ये क्यों मध्यस्थता का कोई कंक्लूजन नहीं निकला? क्योंकि रूस जो है ये यूक्रेन की एक जगह है डोनेट्स्क, ये जो जगह है इसके लिए रूस जो है वो कहता है कि इसका 25% हिस्सा यूक्रेन जो है वो रूस को दे दे। लेकिन यूक्रेन क्यों अपनी जगह किसी को देगा? तो इसीलिए वार्ता सफल नहीं हुआ, बल्कि विफलता के साथ इसको समाप्त कर दिया गया और ये अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया था, वहीं पर ये बैठक हुआ था। देखिए, गणतंत्र दिवस के बारे में मैंने 2-3 दिन से आप सबको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ इसके और भी डिटेल्स जो है वो ऐड करके एक ही जगह पे यहाँ पे लिख दिया है, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या नया इसमें आया है। तो इस बार का जो है ये 77th एडिशन था। इसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, इसकी थीम थी और इसमें 30 से ज्यादा राज्य और यूटी जो है वो उसने यहाँ पर भाग लिया, यानी कि झांकियां प्रदर्शित हुई। और यहाँ के जो अभी राष्ट्रगान जैसे गान होती है तो उसके बाद हम लोग खड़े होते हैं, तो अब वंदे मातरम के लिए भी हम लोग को खड़ा होना होगा, यानी वंदे मातरम कहीं बज रहा हो तो हम लोग को उसको खड़े होके सम्मान देना है। सिमरन वाला, इनके बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था। सिमरन वाला जो है सीआरपीएफ की जो पुरुष की टुकड़ी है उसका नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बनी है। और इस बार पद्म अवार्ड की बात करें तो 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें 19 महिला हैं, 6
6 विदेशी हैं और 16 को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 113 लोग को पद्मश्री दिया गया है। इसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये सोफिया कुरैशी को दिया गया है। देखिए सोफिया कुरैशी जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय ये उसको हेड करने यानी कैप्टन के तौर पे उसमें ये काम कर रही थी, तो इसीलिए इनके इसी योगदान के लिए इनको ये दिया गया है। वीरता की पुरस्कार की बात करें तो अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को दिया गया है और ये एयरफोर्स में कैप्टन है। इनको आईएनएस तार और शौर्य चक्र जो है, अशोक चक्र तो शुभांशु शुक्ला को दिया गया है और शौर्य चक्र जो है ये आईएनएस तारनी क्या है तो 2025 में एक यात्रा पर निकलती है, उसमें पूरी जो क्रू टीम होती है यानी कि उसमें जो लोग गए उसकी पूरी टीम जो थी वो महिला की थी और ये काफी देशों के साथ यात्रा करके वापस भारत आए थे। तो उसी को याद करने के लिए डायना और रूपा जो हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया शौर्य चक्र के। तो ये डायना और रूपा को शौर्य चक्र दिया गया। इस बार के अतिथि कौन है तो यूरोपियन कमीशन की जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है उनको इस बार गेस्ट में बुलाया गया है और यूरोपियन यूनियन के ही काउंसिल एक और परिषद है उसमें एंटोनियो कोस्टा जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि दो राष्ट्र मतलब कि यूरोपियन यूनियन के जो दो व्यक्ति हैं उनको एक साथ बुलाया गया, या भारत में ऐसा देखा जाए तो अतिथि के तौर पे दो व्यक्तियों को एक साथ बुलाया गया। कुछ योजनाओं पर भी यहाँ बात हुई जैसे कि पीएम श्री योजना पर बात किया गया, उड़ान योजना पर बात किया गया, पीएम स्माइल योजना, धरती आवा योजना पर बात किया गया। धरती आवा जो है ये झारखंड में लॉन्च किया गया था और किसको डेडिकेटेड है तो ये बिरसा मुंडा को डेडिकेटेड है। तो ये सब योजनाओं के बारे में अभी गणतंत्र दिवस पर बात की गई। तो मैंने जो भी गणतंत्र दिवस से आसपास के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने एक ही जगह पर लाके आपको बता दिया। और एक और आखिरी देख लीजिए कि संजय लीला भंसाली जो हैं जो फिल्म निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने गणतंत्र दिवस की झांकियों को डिजाइन किया और पेश किया। ये पहले ऐसे निर्देशक बन गए हैं, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया है बल्कि ये पहले व्यक्ति बने हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी कहाँ से निकलकर भारत में आती है। यह नदी अभी हाल ही में भारत में घड़ियाल जो अत्यंत संकटग्रस्त आईयूसीएन के लिस्ट में ये क्या है अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है, उसका दूसरा सबसे बड़ा आवास बनकर उभरी है। तो ये गंडक नदी कहाँ से निकल के आती है तो ये धौलागिरी पर्वत से निकलकर आती है। और घड़ियाल जो है इसका ये दूसरा रहने का स्थान यानी कि इसका घर बना है। और पहला कौन है तो पहला है चंबल नदी कौन कौन से राज्यों के साथ लगता है तो एमपी, यूपी में इसका कुछ हिस्सा लगता है और राजस्थान इसमें भी इसका स्थान लगता है, नदी का बॉर्डर टच होता है। तो यहाँ पर ये 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है। तो इसी में घड़ियाल रहते हैं जो सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र भी है। तो अभी दूसरा कौन बना है गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है धौलागिरी पर्वत यानी कि ये नेपाल से निकल के भारत और भारत में कहाँ बिहार में ये आती है। गंडक नदी की बात करें भारत में प्रवेश करती है कहाँ बिहार के वाल्मीकि नगर जहाँ पे त्रिवेणी 3 नदियों का संगम है, वहां से ये प्रवेश करती है भारत यानी कि बिहार में। और इसका दूसरा नाम क्या है तो इसको नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, नारायणी नदी कहा जाता है नेपाल में। और इसका एक और दूसरा नदी नाम है वो है गंडकी नदी। और ये जो नदी है ये यूपी और बिहार के
बिहार के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और ये गंगा नदी में गंगा नदी में गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये गंगा नदी में जब मिलती है तो ये बाएं तरफ से वैशाली जिला पटना में ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इस नदी की बात महाभारत इस नदी की बात महाभारत में भी की गई है, यानी वहां भी इसका जिक्र है। और यूपी और बिहार के एक बॉर्डर के तौर पे, इस तरह से अगर ये बिहार है तो यहाँ पर ये बॉर्डर के रूप में इन आती है, यानी यूपी और बिहार को एक बॉर्डर के तौर पे बांटती है ये। और ये बाएं तरफ से आके गंगा नदी में मिलती है। और ये अभी जो घड़ियाल घड़ियाल इसका अभी दूसरा घर बना है। पहला कौन है? तो पहला है चंबल नदी। तो इसीलिए ये अभी खबरों में है। घड़ियाल जो है आईयूसीएन में अत्यंत 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 संकटग्रस्त प्रजाति है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने सेना के हेलीकॉप्टरों की युद्ध तत्परता और सर्विसिंग को बढ़ाने के लिए किस राज्य में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि एमआरओ हब का स्थापित किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये असम में किया गया है। असम का एक जगह है मीसामारी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो हेलीकॉप्टर होती है उसकी देख रेख की जा सके, उसको मरम्मत किया जा सके, अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है तो उसको सुधारा जा सके। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। एचएएल जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। और ये क्या करता है? तो ये लाइट कॉम्बैक्ट यानी कि हल्के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये बनाता है। हल्के एयरक्राफ्ट यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये बनाता है। एक बार मेरे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया भी था कि एचएएल क्या करता है? तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। और इसको बनाया कब गया था? तो ये बना था 23 दिसंबर 1940 को इसको बनाया गया था। और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। कब दिया? अक्टूबर 2024 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और नेशनल तौर पे देखें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब्दुल कलाम जो है उनके जन्म दिवस को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये इंटरनेशनल शिक्षा दिवस 2024 में, माफ करिएगा, इंटरनेशनल शिक्षा दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार का 2026 में? द पावर ऑफ यूथ इन
इस बार का इसका थीम है। और इसको मनाने की बात कब कही गई थी, तो ये 2018 से शुरू किया गया है। और ये एसडीजी के गोल नंबर 4 को फोकस करता है, जो शिक्षा की बात करती है। 2018 में बात किया गया और 2019 से इसको मनाया जाने लग गया और इसको यूएन के द्वारा अप्रूव किया गया। उसके बाद यूनेस्को इसकी जो हर साल जो इसका आयोजन होता है, जो यूनेस्को में देश है वो सब मिलके इसको आयोजन करवाते हैं। तो ऐसे यूनेस्को द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महापरिषद है उसके द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है। आईसीसी के अनुसार T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश टीम की जगह पर कौन सी टीम ने अपनी जगह बना ली है। देखिए, इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है ये भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी कुछ विवाद हम लोग का चल रहा है। इसके कारण बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने से मना कर दिया और कुछ बहाना बनाया कि नहीं, हम नहीं शामिल हो सकते, हमारा कुछ जो इसका शेड्यूल है वो हमारे शेड्यूल से मैच नहीं करता, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो उसकी जगह पर अभी स्कॉटलैंड, यानी कि जो ग्रुप सी है इसमें 4 ग्रुप है, ग्रुप ए बी सी डी। तो ए में जो है वो भारत शामिल है। भारत के साथ पाकिस्तान, इंग्लैंड और भी कई देश ग्रुप ए में शामिल है। और अभी जो ग्रुप सी में जहां पर बांग्लादेश खेलने वाला था उसकी जगह पर अब स्कॉटलैंड खेलेगा। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है कब से आयोजन होगा, तो इसका आयोजन होगा 7 फरवरी 2026 से इसका आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। भारत इसको 2 बार जीत चुका है। और 2016 में इससे पहले भारत आयोजन करवा चुका है, यानी कि इसका होस्ट कर चुका है। इससे पहले 2016 में भी आयोजन हुआ था। आईसीसी की बात करें, देखिए अगले पेज पे आईसीसी क्या है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। और ये कब बना था, तो ये बना था 1909 में। ये बना था कब, 15 जून 1909 को इसको बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दुबई में, जो यूएई में स्थित है। और ये क्या करता है, तो जो क्रिकेट होते हैं पुरुष महिला के, उन सब का आयोजन इसके द्वारा करवाया जाता है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो अभी इसके चेयरमैन हैं जैसा इसके अभी चेयरमैन है। कब से हैं, 1 दिसंबर 2024 से ये इसके अभी चेयरमैन हैं। तो ये क्रिकेट जो होता है, यानी T20 या कोई भी जो टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, इन सब का ये आयोजन करवाता है। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, तो ये अभी देखिए ग्रैंड स्लैम जो है इसमें ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में खेला जाता है, जनवरी के समय पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है ये मई और जून के बीच में खेला जाता है। विंबलडन जो है ये जून जुलाई के बीच में खेला जाता है। और यूएस ओपन जो है ये अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है।
देखिए, इसका आयोजन जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो सबसे साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद होता है मई जून में फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। दूसरा विंबलडन जो है ये लंदन में इसका आयोजन किया जाता है और कब होता है, जून जुलाई में इसका आयोजन होता है और ये घास के मैदान पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के फील्ड में खेला जाता है और ये विंबलडन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है और ये सबसे पुराना है, यानी कि इन चारों में सबसे पुराना यही है और इसका आयोजन लंदन ब्रिटेन में इसका आयोजन होता है। यूएस ओपन जो है इसका आयोजन अगस्त और सितंबर के बीच में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ये यूएसए न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। और 2025 में जो विजेता बने थे उनके बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इनको देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर जीते थे। जैनिक सिनर ने जीता था 2025 वाला। उसके बाद फ्रेंच ओपन में कार्लोज अल्कराज ने इसको जीता था। फिर विंबलडन में किसने जीता था, तो जानिक सिनर ने इसको जीता था। उसके बाद फिर यूएस ओपन में कार्लोज अल्कराज ने जीता था। राज ने इसको जीता था। तो देखें जेनिक सिनर, कार्लोज अल्कराज, तो एक सीक्वेंस से भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। और इस बार का भी किसने जीता है, तो इस बार का नोवाक जोकोविक ने जीता है। और अगर महिलाओं में देखें 2025 में, तो महिलाओं में मेडिसिन कीज ये महिला एकल में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल किया था। फ्रेंच ओपन में देखें तो कोको गॉफ ने जीत हासिल किया था 2025 में महिला टीम में। विंबलडन की देखें 2025 की, तो इसमें ईगा स्वेटिक ने इसको जीता था। और यूएस ओपन में देखें तो आरियाना सबलंका ने जीत हासिल किया था। और इस बार का 2026 में नोवाक जोकोविच जो हैं इनके द्वारा ये जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इस जीत के साथ इन्होंने रोजर फेडरर जो है उनकी जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर ली है। इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और ये कौन से खेल की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग टेनिस खेल की बात कर रहे हैं। इसमें टेनिस खेल जो आयोजन किया जाता है। और नोवाक जोकोविच जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि सर्बिया के नागरिक हैं। तो आई होप मैंने आपको पूरे डिटेल्स में समझा दिया है और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत और जापान के द्वारा साझेदारी के तहत एनपीसीआई और एनटीटी ने समझौता किया। पायलट आधार पर यूपीआई जो अपने भारत का सिस्टम है वो जापान में अब शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था, तो यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और ये किसके तहत काम करता है, तो एनपीसीआई
एनपीसीआई के अंदर ही ये काम करता है। एनपीसीआई कब आया था? तो ये 2009 में इसको लाया गया था और इसको जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा, आरबीआई आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। यूपीआई जो है ये और भी कई देशों में पहले से चला आ रहा है, यानी कि ये भूटान, सिंगापुर, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, कतर, मॉरिशस, फ्रांस, इन सब जगहों पर भी ये चलता है पहले से, और अब ये नेपाल में भी चालू किया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म देखें। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 2009 में आया था और अभी ये एनटीटी जो जापान की संस्था है उसके द्वारा साझेदारी के तहत इसको यूपीआई सिस्टम को वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे लाया गया। ये क्या है यूपीआई सिस्टम? तो ये चौबीसों घंटे पेमेंट जो सिस्टम होती है जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट, कहीं पे भी हम लोग कैश ले जाने की जरूरत नहीं, हम लोग तुरंत अपने फोन से पेमेंट कर देते हैं। तो ये उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं और इसका अभी ट्रायल जापान में शुरू किया गया है। ताकि यूपीआई को बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी एनपीसीआई और एनटीटी जो है ये लोग साथ में आके इसको लॉन्च किया है। यूपीआई का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम्स में कभी फुल फॉर्म भी बहुत सारे आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसका तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो आप इसका भी याद रखिए और इसका भी याद रखिए, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष ये कब से कब तक रहे थे? तो देखिए बीसीसीआई के ये अध्यक्ष कब से कब रहे, तो ये 93 से 96 के बीच में बीसीसीआई के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका अभी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये जो है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो है ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पीसीए के भी ये काफी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। कब से कब तक रहे थे? तो ये 1978 से 2014 के बीच में ये इसके अध्यक्ष रहे थे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के भी ये अध्यक्ष रह चुके थे। मोहाली का जो स्टेडियम है, मोहाली यानी कि पंजाब में जो स्टेडियम है उनका नाम भी बदल कर इनके नाम पे रख दिया गया था इनके सम्मान में। तो अब इसको बिंद्रा स्टेडियम भी कहा जाता है। और ये कब नाम चेंज किया गया था? तो 2015 में इसका नाम चेंज किया गया था मोहाली स्टेडियम का। और जो आईसीसी के जो अभी मैंने बताया चेयरमैन जो है जय शाह, उन्होंने भी इन्हें भारतीय क्रिकेट का प्रशासक का दिग्गज कहा था। इनको प्रशासन का दिग्गज कहा था। बीसीसीआई की बात करें तो ये भारत में क्रिकेट का जो है कंट्रोल बॉडी है, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इसकी स्थापना मैंने बता दिया है कि ये 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो 4 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो है रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। माफ करिएगा, रोजर बिन्नी इससे पहले थे और अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मिथुन मनहास। और इनसे पहले रोजर बिन्नी थे, तो मुझे वही वाले याद थे तो मैंने बता दिया। लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो मिथुन मनहास हैं और ये 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव शुक्ला। इसके अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। और इसके अभी सचिव कौन है वर्तमान में? तो अभी इसके सचिव हैं देवजीत सेकिया। ये इसके वर्तमान में सचिव हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2026 को घोषित किया गया है कृषि वर्ष के रूप में। और इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा किया गया यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो है यहाँ के, वो है मोहन यादव। उनके द्वारा ये घोषणा की गई। क्यों किया गया है? ताकि पूरे वर्ष 2026 का पूरा वर्ष जो है वो किसान मेला महोत्सव के रूप में मनाया जा सके और कृषि को तकनीक के साथ यानी टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ना इसका काम है। तकनीक के साथ इसको जोड़कर लाभदायक बनाना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। ये इसका उद्देश्य है और ये कृषि और तकनीक पर फोकस करेंगे। और ये लोग उन्नत खेती, जैविक खेती, पशुपालन और वानिकी जो है उन सबको बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को 2026 को घोषित किया गया है कृषि वर्ष के तौर पे। और इन्होंने कहा है कि एमपी को दूध राजधानी यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में ऊपर लाने के लिए भी इसको ये जोर देना चाहते हैं। तो ये भारत की दूध राजधानी बनाने की भी बात कर रहे हैं, यानी कि दूध के उत्पादन में ये अग्रणी बनना चाहते हैं। यहाँ पर पीएम आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना इसको भी इन्होंने 4 लाख घरों को मंजूरी दे दी है। और 11 लाख जो है वो 11 लाख को मंजूरी दी है और 4 लाख पूरे भी हो गए हैं। 11 लाख को मंजूरी दिया गया और इसमें से 4 लाख को पूरा भी कर दिया गया है। कर दिया गया है। यहाँ पर एक योजना है सीएम माजरा टोला योजना।
इसके तहत 21,000 करोड़ से 20,000 बस्तियों की जो सड़क है उसको जोड़ा जाएगा आपस में। इनके द्वारा जो मनरेगा है, जिसका अब नया नाम है जी राम जी योजना, ये मनरेगा का नया नाम है। मनरेगा का नया नाम है। इसके तहत ये 125 दिनों का काम भी देंगे। पहले इसमें कितना काम दिया जाता था, तो 100 दिनों का काम दिया जाता था, लेकिन अब 125 दिनों का काम दिया जाएगा। इन्हीं सब को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को यानी 2026 को इन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, TIDCO और NISAU दोनों ने साथ मिलकर इंडिया ग्लोबल एजुकेशन समिट 2026 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो इसका आयोजन चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। किसका? इंडिया ग्लोबल एजुकेशन समिट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये TIDCO क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो NISAU है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन। ये कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यूके का यानी कि ब्रिटेन का, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ ही मिलके अभी इंडिया ग्लोबल एजुकेशन समिट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 28 से 29 जनवरी के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर चेन्नई में इसको आयोजन किया जाएगा। और अध्यक्षता कौन करेंगे इसके? तो MK स्टालिन जो हैं, MK स्टालिन कौन है? तो ये हैं तमिलनाडु के CM हैं, CM ऑफ तमिलनाडु के ये CM हैं। इनकी पार्टी क्या है? तो इनकी पार्टी है DMK पार्टी। और इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? तो इसमें वैश्विक तौर पे इसमें 20 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और जो वहाँ के व्यक्ति होंगे, वो 1000 से ज्यादा लोग प्रतिनिधि होंगे। वो सब 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेंगे। और ये किया क्यों जा रहा है? तो ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको किया जा रहा है, ताकि शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी और जो अभी इनोवेशन का जो समय है उसको भी इसमें साथ में जोड़ा जा सके। इसीलिए इसको किया जा रहा है, इंडिया ग्लोबल एजुकेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय नेहा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप लोग
नोट्स जरूर से बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप लोग को अगर कभी कुछ चीज भूल जाते हैं तो आप अपने नोट्स में रिवीजन कर सकते हैं, और एग्जाम से पहले आप अपने अगर लिखे हुए नोट्स को देखते हैं तो आपको आंसर करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि अपने शब्दों में लिखना, यानी कि आप जानते ही हैं कि अपना जो मातृभाषा होता है उसमें अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो जल्दी आपके दिमाग में क्लिक करता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग सारे लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। 10 जगह पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि आप अपने नोट्स बनाइए ताकि क्विक रिवीजन करना हो तो तुरंत अपने नोट्स पलट के आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।